सुन रहे हैं ना आप लोग? जी सर। ये जो आकाश वृत्त है, ये जो आकाश है, संपूर्ण आकाश जिसका मान है 360 डिग्री। अगर हम यहां से शुरू होकर के इसको अगर हम पूर्व क्षितिज मानेंगे, इसको अगर हम पश्चिम दिशा मानेंगे, इसको हम दक्षिण और इसको उत्तर दिशा मानेंगे, तो यहां से जो ग्रह जो परिक्रमा करेगा। गुरुजी स्क्रीन शेयर किए हैं क्या? एक सेकंड। दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जी। तो ये जो आप देख रहे ये आकाश वृत्त है, जहां पर हजारों और लाखों की संख्या में छोटे छोटे तारों के समूह है। इन्हीं तारों के समूह को देख करके हमारे पूर्व ऋषियों ने यहाँ पर 27 नक्षत्र और 12 राशि, इसको उन्होंने जो स्थिर है उसको इन्होंने इंगित किया है कि भाई ये राशि का स्थान है, ये नक्षत्र का स्थान है। जो राशि है, जो नक्षत्र है, इसका जो टोटल जो मान है, ये सारा करके अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो इस पूरा वृत्त का जो मान है वो 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री का इसका मान है। 360 में से 360 में से आप अगर यहाँ पहले 12 राशि को या पहले आप 27 नक्षत्र को यहाँ पर अगर आप बैठाओगे एक क्रम से, यहाँ पर एक राशि एक नक्षत्र हो गया, मान लीजिए कि पूर्व क्षितिज में यहाँ पर ये पूर्व दिशा हो गया, तो यहाँ अश्विनी नक्षत्र है। ये भरणी, कृतिका, रोहिणी, ऐसे करके ये सारे नक्षत्र, अभी मैं आपको बाद में मैं वो लिखवा दूंगा। 27 नक्षत्र ये हमारे आकाश वृत्त में एक लाइन से खिंचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस 360 डिग्री के इस आकाश वृत्त का आप 12 भाग करिए। आप चाहो तो अपने कागज में आप इसको कर सकते हो, 12 भाग आप इसको करिए, बरोबर करना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके आप 12 भाग करिए समान अनुपात से। तो पूर्व में आप लिखिए मेष, वृष, मिथुन करके 12 राशि वहां सेट हो जाता है। 360 डिग्री में से एक राशि से दूसरे राशि तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो 30 डिग्री का हो जाता है। 30 डिग्री का हो जाता है। प्रत्येक भाग की पहचान, जो ये भाग है, वो तारामंडल के आकृति के आधार पर इसको बांटा गया है। अगर मेष है तो बकरे के जैसा उसकी आकृति है, अगर वृष है तो सांड जैसा है, जैसे कल परसों हमने बताए थे। ये जो 12 मुख्य भाग है जिसको हमने राशि बोला, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? उस राशि को हमने 27 भागों में बांटा है, जिसमें से प्रत्येक भाग का जो विस्तार है वो 13.20 है। 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला। तो यह जो 13 अंश 20 कला जो है, यह एक राशि का एक हिस्सा हो जाता है, यानी एक नक्षत्र का मान हो जाता है ये।
ठीक है। तो इसी प्रकार से नक्षत्र एक जो चरण है, उस चरण का जो मान है वो 3 अंश और 20 कला। मैं तो ओम जी पता नहीं क्यों नहीं आए, इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था आज। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक पूरा जो आकाश वृत्त है वो आकाश वृत्त 360 डिग्री का है, जहां पर 30-30 डिग्री में प्रत्येक ग्रह को रखा गया है 12 भागों में, 12 जगह में। और प्रत्येक जो ग्रह है उनमें से जो 27 जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्र से 360 डिग्री को रखा हुआ है। और इस हिसाब से प्रत्येक एक नक्षत्र का जो मान है वो 13 भाग 13 अंश का होता है, 13 अंश 20 कला का होता है। और इसी संदर्भ में 30 अंश और 20 कला यह जो है एक नक्षत्र के चरण का मान हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर नक्षत्र के नाम लिख लीजिएगा। आप लोग यहाँ नक्षत्र के जरा नाम लिखिए, डायरी में लिख सकते, या तो मैं इसका फोटो खींच करके मैं भेज देता हूँ। रुकिए जरा, मैं अभी पहले फोटो खींच करके भेजूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों से मैं बात करूंगा। ठीक है, दूर हो जाएगा। तो ओम जी का यहाँ पर मेष लग्न, मिथुन लग्न है। पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका ये लग्न डिसाइड हुआ है। उसके आधार पर अब हमने देखा कि इनका जो चंद्रमा है वो कर्क लग्न, कर्क राशि में है, श्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। ध्यान से सुनना। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में रहता है उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वही होता है। और उस नक्षत्र में सामने जो नंबर लिखा हुआ रहता है वह उसका चरण होता है, पद लिखा है तो द्वितीय पद हो गया। तो देखिए जरा, श्लेषा नक्षत्र के द्वितीय पद में डू यह वर्ड आता है, डू। तो ओम जी का जो नेम है, फर्स्ट नेम, वो डू इस वर्ड से आना चाहिए, अगर ये आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो। क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में बैठा हुआ है। आया समझ में? आप देखिए, आपका कर्क राशि केतु के साथ सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, द्वितीय है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? द्वितीय का मालिक है। तो द्वितीय का मतलब क्या होता है? जो धन और वाणी को रिप्रेजेंट करता है। धन और वाणी को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह केतु के साथ अपने घर में बैठा है। तो जो अपने घर में बैठता है उसके प्रभाव अच्छा होता है, लेकिन वो सूर्य के नजदीक होने के वजह से और शनि की नजर और केतु के साथ होने के वजह से और राहु और नीच राहु का प्रभाव होने के वजह से, मंगल के प्रभाव होने के वजह से मकरे च भौम, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है लेकिन अष्टमस्थ है रोगे से। तो यह सभी जो ग्रह है इनके द्वितीय भावस्थ चंद्रमा को कमजोर कर रहे हैं। तो चंद्रमा का जो पलड़ा है थोड़ा कमजोर है, हालांकि है तो स्वग्रह ही, लेकिन ये अपने समय में आपको तंग करेगा। अब ऐसे कुंडली देखते ही अब हमने डिसाइड किया कि आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र को देने वाला जो चंद्रमा है वह कहीं न कहीं कमजोर दिखता है। तो तुरंत हम देखिए, आपके अभी चंद्रमा का ही दशा चल रहा है, चंद्रमा 2026 तक है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके 2021 में शनि और बुध, अभी आपका चंद्रमा में बुध चल रहा है। अब दोबारा हमें यहाँ आना है और देखना है बुध कौन है
लग्नेश है। जी। आप देखिए कल हमने क्या बोला था कि जो लग्नेश ग्रह होता है वो हर हाल में अच्छा होता है। वो कहाँ बैठा है? वो चतुर्थेश है, वो लग्नेश है, जाकर के द्वादशेश के साथ बैठा है। कहाँ बैठा है? द्वादशेश, 12वें के मालिक है शुक्र, इसके साथ बुध बैठा हुआ है। बुध लग्नेश है। 12वें के संदर्भ में हमने क्या बोला था कि 12वां स्थान या तो वो लॉस देता है या तो वो विदेश भेजता है। जी, दूर करता है या वो लॉस देता है या वो विदेश हॉस्पिटलाइजेशन। भेजता है। अगर ओम जी स्वदेश में रहते तो ये चंद्रमा आपकी मम्मी को तंग करता और बुध आपके फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा खराब करता। लेकिन चूंकि अगर आप विदेश में हो तो विदेश में होने से द्वादशेश शुक्र का प्रभाव बुध के साथ है, या मैं कहूं कि बुध शुक्र को बल दे रहा है क्योंकि वह लग्नेश है और चतुर्थेश है। तो बुध हालांकि वक्री है, अस्त है, कमजोर तो जरूर है, लेकिन लग्नेश होने के वजह से कहीं ना कहीं बुध में वह गुण तो जरूर है कि वह द्वादशेश बुध को कहीं भी, अब सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य ग्रहों का राजा है और वह जी। शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो फलस्वरूप क्या हो गया? कहीं ना कहीं ये बैलेंस जरूर बना करके रखता है, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी को नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम ये बाद में दे सकता है, जैसे शरीर में दर्द होना, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी आपकी मम्मी है? जी गुरुजी, उनको हाँ वही जॉइंट्स में पेन रहता है, नर्व्स नर्व्स वीक हैं, हाँ, बस वो ये सब जो समस्या है। दे देगा। ठीक है, अब जी। समझ में आया ना? अभी देखिए जरा, ये जो है बुध आपके मम्मी को तो जरूर कष्ट दे रहा है, लेकिन आपको शुक्र आपको काफी सपोर्ट कर रहा है कुल मिलाकर के। ठीक है। हाँ। जी। और अभी आपका चंद्रमा का दशा है। चंद्रमा जो होता है वो जड़ी बूटी के अंदर, कृषि, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों के अंदर बिलीव देता है और उसको इंटरेस्ट। सीखने, इंटरेस्ट देता है, उसको सीखने के लिए मन बनाता है। जी, आप तभी तो आयुर्वेद सीखना है। तभी तो आयुर्वेद सीखना है। जी, और आपके मन में शायद कुछ हर्बल्स वगैरह, कुछ जड़ी बूटी वगैरह लगाने का, कहीं प्लॉट खरीदना, कुछ ऐसा चल रहा है कि नहीं मन में? जी गुरुजी। जी। हाँ, तो ये सारी चीजें। विश्वास एक्चुअली मैं तभी मैं आपको बता रहा, मेरे को जड़ी बूटियों पे ज्यादा विश्वास है बनिस्पत की केमिकल मेडिसिन जो हैं अभी जो हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। इसी कारण से ही मैं ये सब सीखना चाहता हूँ कि जी 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 जी। तो ठीक है ना। अब बाकी इसके, अब ये जो ग्रह है ना, अभी तो मैंने कह दिया कि बुध ऐसा है आपके मम्मी के लिए। आप जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखने के लिए जाएंगे, डीपली जब हमें एनालाइज करना होता है, तो इस बुध को एक डायरी में नोट करना है कि D1 चार्ट में बुध किस कंडीशन में है। वो हम फिर बाद में समझाएंगे, सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। इस बुध के प्रभाव को, इसके बल को हमने चेक करना होता है। जैसे हम नाड़ी परीक्षण करते वक्त उसके वायु कितने कितने पावर में है, कफ कितना, पित्त कितना, वो हम चेक कर रहे थे ना कल परसों तक। जी ऐसे ही गुरुजी। हमें यहाँ पर उस ग्रह के भी बल को चेक करना है। वो जिस भाव में है, जिस ग्रहों के साथ है, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब देखिए जैसे आपका जो बुध है किस नक्षत्र में है? अब चूंकि आपका ये लग्न से बुध पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का मतलब क्या हो गया? शुक्र नाम का जो ग्रह है, उस ग्रह का मालिक है पूर्व फाल्गुनी। समझ में आया? तो बुध डायरेक्टली भी शुक्र के साथ है और इनडायरेक्टली भी शुक्र के साथ है। मतलब बुध में शुक्र का इतना बढ़िया कवर है, इतना बढ़िया वो शुक्र बुध को बेनिफिट दे रहा है। हालांकि वो बुध स्वयं से बकरी है, आस्था है, वो एक बात है, लेकिन बुध के ऊपर देखो शुक्र की कितनी महिमा है, कितना आशीर्वाद है।
एक तो शुक्र एक बहुत एक उत्तम क्वालिटी का एक अच्छा शुभ ग्रह है, वो शुक्र के नक्षत्र में भी है और शुक्र के साथ भी है। क्योंकि बुध एक छोटा ग्रह है, जो छोटा ग्रह होता है उसे अगर किसी बड़े ग्रहों का इतने बड़े लेवल में अगर सपोर्ट मिल जाए तो वह ग्रह उसको बिल्कुल उठा करके आगे धक्का मारता है, यानी कि उसको सपोर्ट देता है। तो शुक्र का सपोर्ट यानी लग्जरी लाइफ, मौज मस्ती, मानसिक प्रसन्नता, ये सारे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको हम, यही तो बात है कि हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं इसी के लिए। यह तो मोटा मोटी है, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया, लेकिन अब इसको हम एनालाइज करेंगे, अंदर जा करके स्टडी करेंगे कि शुक्र में उतना पावर है क्या कि वो बुध को सपोर्ट कर सके। सुनील कुमार जी, आ रहा है आप लोगों को मैं जो क्या कुछ कह रहा हूँ समझ में? जी गुरु जी, गुरु जी, आ किरण रहा जी है। आपको आया समझ में? नहीं आया? किरण जी सिर हिला रहे, नहीं आया? नहीं आएगा अभी इतना जल्दी। अगर ये तो मैं एक प्रवाह में आ गया आप लोगों को बताने के लिए। मैं रोज रोज में कुछ एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लोगों को, अब क्योंकि हमारा रिदम तो वही है ना जहां पर हम क्या कर रहे थे, जहां पर हम नक्षत्र के बारे में जान रहे थे। हमारा रिदम तो यहीं पर है, हमने तो यहीं पर से इसको हमने सीखना है। तो बेसिकली अभी हमने क्या क्या कुछ सीखा कि अभी मैंने थोड़ा सा आपको चटनी चखाया ओम जी की कुंडली देख करके कि कुंडली का किस तरह से हम एक नक्षत्र के हिसाब से हमने उसका विश्लेषण करना है। जस्ट मैंने अभी बस उतनी सी बातें आपको मैंने सिखाने का ये प्रयास किया हुआ है। अब वो एनालाइज करने का जो तरीका है उस तक पहुंचने के लिए तो हमें सूत्र की जरूरत होती है। अभी मैंने कौन सा सूत्र लगाया, वो सूत्र मेरे दिमाग में है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। इनके मम्मी के नर्व सिस्टम में घुटनों में दर्द है, मेरे दिमाग में कोई ना कोई तो सूत्र होगा ना जिसने मैंने पकड़ लिया। तो वो सूत्र जो है वो हम हर रोज फिर बाद में थोड़ा सा उसको सीखते हुए जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र 27 नक्षत्र है, प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं, प्रत्येक 12 राशि होते हैं उस भगड़ में। भगड़ मतलब ये जो आकाश वृत्त है 12 राशियों से ये पटा हुआ है। और उसके बाद इन जो यहाँ पर जो नक्षत्र है उसका प्रभाव उस राशि में चलने वाले या नक्षत्र में घूमने वाले जो ग्रह है उस ग्रह में उनका प्रभाव होता है। आया समझ में? अब आप लोग एक चीज और लिख लीजिएगा आज। और अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि कौन सा नक्षत्र का कौन सा मालिक है, तो ये मालिक को याद करना जरूरी है नक्षत्र के साथ साथ में। अब हालांकि पढ़ाने वाली बात तो बहुत है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मेरे दिमाग में जो जो बातें आता रहता है उसे उसे मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा। ओके, अभी आप लोगों ने अब नोट करना है नक्षत्रों के मालिक। अब मैं यहाँ पर एक फोटो खींचता हूँ, खींच के आपको भेज दूंगा और यहाँ से आप लोग इसको देखते रहना। इसको भी आप लोगों ने याद करना है। ओके, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ ये फोटो। हाँ जी, देख लीजिएगा, आया होगा आपके सामने फोटो। आपने अपने डायरी में इसी तरह से इसको बनाना है। आ गया आपके सामने फोटो? जी सर। जी, आप देखिए जरा वहां पर उस फोटो को देखिए। उसी तरह से आप अपने डायरी में एक चार्ट बनाइए। सबसे ऊपर एक नक्षत्र लिखिए, उसके बगल में नक्षत्र के स्वामी, स्वामी का मतलब है वह ग्रह जो उस नक्षत्र को लीड करता है, वह ग्रह जो उस नक्षत्र का मालिक है। उस नक्षत्र में कोई भी ग्रह होगा तो उस ग्रह का संबंध इनडायरेक्टली तौर पर इस ग्रह के साथ होने वाला है। जैसे अभी हमने यहाँ पर ओम जी के कुंडली में देखा कि बुध का हालांकि बैठा तो शुक्र के साथ है, लेकिन वो शुक्र के नक्षत्र में भी है। तो जो ग्रह जिस नक्षत्र में रहता है
उस नक्षत्र का जो मालिक है, उस मालिक का प्रभाव उस नक्षत्र में और वहां बैठे हुए ग्रह के ऊपर ज्यादा होता है। देखिए, अश्विनी, मघा और मूल, यह तीनों नक्षत्र का स्वामी है केतु। अश्विनी, मघा और मूल, इन तीनों नक्षत्रों का मालिक है केतु। केतु इनके मालिक है, इसीलिए यह गंडमूल में आता है। गंडमूल में आता है, ध्यान देना। केतु और बुध, ये दोनों ग्रह के जो नक्षत्र है वो गंडमूल वाला है। आपको एक झटके में गंडमूल आया समझ में? आप लोगों ने सुना है गंडमूल क्या होता है? नहीं सर, उसका मतलब क्या हुआ? किसका मतलब? गंडमूल का? हाँ, गंडमूल का मतलब हो गया कि अश्विनी, मघा, मूल, श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन नक्षत्रों में अगर किसी का जन्म होता है तो इन्हें हम गंडमूल बोलते हैं, क्योंकि यह जो कंडीशन है उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा पूर्व श्रापित माना जाता है इसको। मतलब ये बहुत भयानक है। अगर किसी के घर में गंडमूल में अगर किसी का जन्म होता है तो पंडित जी को बुलाते हैं जन्म के 27वां दिन और कहते हैं कि इसके मूल शांति करिए। मूल शांति जन्म के 27वां दिन में होता है। फिर वहां कई सारे मंत्र पूजा होता है, फिर ये सारी क्रियाएं उसमें होती है। गंडमूल बोलते हैं उसको। गंडमूल जो होता है वो एक प्रकार से लगा लो जैसे स्नैक होता है ना सर्प जहरीला, वैसे ही जहरीला जो स्थिति है उसके शरीर में आता है। या हम कहे कि पूर्व जन्म में किए हुए कुकृत्य, उस व्यक्ति ने जो अशुभ कर्म किया होगा उस कर्म को भोगने के लिए व्यक्ति मेरे सामने आया या इस जन्म में जन्म लिया है, ऐसा माना जाता है। गंडमूल में जन्म लेने से, अब यहाँ पर गंडमूल के संदर्भ में, अब चूंकि मैंने बता दिया, तार छेड़ लिया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, मघा और मूला, ये गंडमूल है। गंडमूल में देखो, जो एक तो मूल होता है, दूसरा अभुक्त मूल होता है। अभुक्त मूल जो है वो बहुत भयानक होता है। जैसे श्लेषा नक्षत्र, यह अभुक्त है, और ज्येष्ठा नक्षत्र यह अभुक्त है। मतलब अगर किसी का श्लेषा नक्षत्र में जन्म होता है तो उसे अभुक्त गंडमूल बोल करके बहुत भयानक है ऐसा समझ में आना चाहिए। आप जरा चरण के हिसाब से भी लिख लो। अगर किसी व्यक्ति का अभुक्त यानी श्लेषा नक्षत्र में जन्म होता है लेकिन प्रथम चरण में जन्म होता है तो इसे धन लाभ बोला जाता है। ध्यान देना कि यह जो हमने 6 नक्षत्र के नाम अभी गिनाया, इन नक्षत्र के सभी चरण में जन्म होने से गंडमूल नहीं होता। आपके सामने कुंडली आया, श्लेषा नक्षत्र है, तो एकदम ये नहीं कहना कि आपका गंडमूल है। श्लेषा के जो पहला चरण है वह बहुत उत्तम योग वाला होता है। यह धन प्राप्ति का योग बनाता है उसके फादर को। अब दिक्कत दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में है। तो अगर किसी का जन्म दूसरे चरण में है श्लेषा नक्षत्र के, तो यह धन हानि का योग करेगा उसके फादर के लिए। तीसरे चरण में है तो यह मां को कष्ट देगा। चौथे चरण में है तो यह सास को कष्ट देगा। लेकिन अब इसमें भी कुछ बातें भी है। बात यह है कि श्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा है और चंद्रमा दूसरे नेगेटिव ग्रहों से घिरा हुआ होना चाहिए, और उसी नक्षत्र में राहु, केतु, शनि जैसे पापी ग्रहों का प्रभाव भी होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए श्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा है द्वितीय चरण में, और उसी नक्षत्र में राहु है, केतु है, शनि है, या सूर्य है, पापी मंगल है, पापी मतलब कि ग्रहों के साथ बैठा हुआ बुध है। तो ऐसे कंडीशन में जितना जितना वो पाप युक्त रहेगा वो नक्षत्र, उतना उतना द्वितीय चरण में विद्यमान वो श्लेषा नक्षत्र में जो चंद्रमा बैठा है
वो उस व्यक्ति के पापा को धन हानि का योग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन अगर श्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा तो है, लेकिन साथ में बृहस्पति है, शुक्र है, शुभ ग्रह में बैठा है, समझ में आया? शुभ और अशुभ यह उसके मापदंड होगा। हर एक अच्छे और बुरे योगों का मापदंड क्या है? उसके शुभ और अशुभ, ये जो मापदंड है हमेशा हमने हर सिद्धांत में सूत्र में लेके जाना है। फर्स्ट हाउस में श्लेषा के पहले चरण में रहने से धन लाभ तो देता है, लेकिन ये धन लाभ भी तब देगा जब उसके चंद्रमा जो श्लेषा के पहले भाव में पहले चरण में रहने से जो बेनिफिट जो दे रहा था, चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ जितना जितना योग होगा, जितना अच्छा चंद्रमा होगा उतना धन योग के उत्तर उत्तर संभावना दिखेगा। लेकिन अगर वो चंद्रमा नेगेटिव ग्रहों के साथ है, षड बल में कमजोर है, भाव बल में कमजोर है, वो बाद में हम समझेंगे कि वो बल कैसे देखना है। लेकिन अभी हम रोज आपके दिमाग में कुछ बातें हम डालते रहेंगे, ताकि जब हम उस बल पढ़ने के टाइम जब हमारा आएगा तो आप कहोगे कि हाँ, आप तो रोज बल की बात करते हो, अच्छा ये है बल। उस वक्त आपको बेहतर समझ में आएगा। तो पहले चरण में धन लाभ, दूसरे में धन हानि, तीसरे में माता को कष्ट, चौथे में सास को कष्ट। अब आ गया मूल नक्षत्र, जिसका मालिक है केतु। मूल नक्षत्र के पहले चरण में अगर कन्या हो, ध्यान देना, पहले चरण हो और कन्या हो, कंडीशन है यहाँ लड़की में, बेटी का जन्म हुआ और मूल के पहला चरण है, तो उसके वाहन को हानि होगा, उसके फादर को। और जब शादी होगा तो उसके ससुर की मौत हो जाएगी, तुरंत मौत होगा। किस कंडीशन में? मूल के पहले चरण में। अभी हम चरण प्रकरण पढ़ रहे। मूल के पहले चरण में जन्म लेने वाली लड़की शादी के बाद अपने ससुर को नष्ट करती है। लेकिन यहां भी कंडीशन वही है कि मूल के पहले चरण में अगर कोई शुभ ग्रह होंगे तो वो ससुर लिखना सास के जगह पे, तो ससुर के देह हानि का संभावना उतना उतना कम होगा। दूसरे चरण में अगर जन्म होगा लड़का या लड़की, तो यह उसके लिए और उसके फादर के लिए तो शुभदायी होगा, पर माता को शारीरिक रूप से रक्त पित्त आदि रक्त दोष देने का कंडीशन ये देता है। यानी आपके सामने कोई लेडीज अगर रक्त पित्त को लेकर के आती है या पित्त से संबंधित जो रक्तगत व्याधि को लेकर के आती है, तो वहां हमारा एक ये भी बनता है कि उसके नक्षत्र को चेक किया जाए। अगर मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका संतान का और द्वितीय चरण में है, तो कहीं ना कहीं उसका संदर्भ और ये जो योग जो है यहां आकर के भी जुड़ सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें उस व्यक्ति का जो मूल शांति है प्रॉपर तरीका से करना चाहिए। अगर मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है, लड़का हो या लड़की हो, तो ये पितृपक्ष के लिए, पितृपक्ष का मतलब है चाचा है, ताऊ है, दादा है, और कौन कौन हो सकता है, अपने पिता के कुल खानदान को कष्ट देने वाला होता है। अगर वही मूल के चौथे चरण में जन्म हुआ है, तो यह उसके माँ के जो है, जैसे माँ है, मामी है, मामा है, नाना नानी है, इनको कष्ट देने वाला होता है। आपके दिमाग में ये विशेष करके ध्यान देना है, जिसको ज्यादातर हम लोगों ने देखा है, गंडमूल में अगर किसी लड़की का जन्म होता है और वो पहले चरण में अगर जन्म हो, तो यह ससुर के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र। यह ज्येष्ठा नक्षत्र भी अभुक्त मूल है, या हम इसको बहुत डेंजर गंडमूल कह सकते हैं। अगर किसी का
श्लेषा नक्षत्र, मूल और ज्येष्ठा, इन तीनों में जन्म हुआ है, तो आपका ध्यान विशेष तौर पर उसके इस नक्षत्र की शांति की तरफ जाना चाहिए। अगर इसका प्रथम पाद में, ज्येष्ठा के प्रथम पाद में जन्म होता है और वो कन्या होती है, तो पति के बड़े भाई के लिए यह कष्टकारी होता है। लेकिन यहां भी कंडीशन वही है कि उस नक्षत्र में यानी ज्येष्ठा के प्रथम चरण में कोई शुभ ग्रहों का योग अगर होगा तो यह योग कट जाएगा। ठीक है, ज्येष्ठा नक्षत्र में। बाकी ज्येष्ठा के जो 3 नक्षत्र है वो सामान्य कष्टकारी है, ऐसा समझना है। अब आ गया विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली लड़की है, तो वो देवर के लिए कष्टदायी है, लेकिन विशाखा के चतुर्थ चरण में उसका जन्म होना चाहिए। विशाखा नक्षत्र, ध्यान देना, यह विशाखा नक्षत्र किसी प्रकार का गंडमूल में नहीं आता, लेकिन ये अलग से आप एक नोट करिए, ज्यादातर देखा गया है विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अगर जन्म होता है, यह जो मैं आपको बोल रहा हूँ चह के नाम का जो सिद्धांत है उसके आधार पर करके देख लेना, बहुत सटीक इसका प्रभाव है। लेकिन बस वही बात है कि वहां आपने इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए अपना सूत्र को परफेक्ट रखना है। हाँ, विशाखा नक्षत्र है, चतुर्थ चरण है, लड़की के देवर का मौत होना है, लेकिन अगर इस नक्षत्र के इस चरण में, विशेष करके इस नक्षत्र में अगर किसी शुभ ग्रहों का योग होता है तो फिर यह योग टल जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, प्रायशः, अब इसको भी आप लिखिए, प्रायशः मूल, रेवती और श्लेषा में उत्पन्न जातक, मूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और श्लेषा नक्षत्र, इसमें जन्म लेने वाले जो व्यक्ति है वो हमेशा उत्तेजित रहने वाले होते हैं, उत्तेजित रहते हैं, उनको व्यवहारिक पक्ष कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए जिसका मूल, रेवती और श्लेषा नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में किसी भी चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति गंडमूल से दूषित होता है। इनका जीवन या इनका कुंडली अगर ये शांति कर भी ले तो कहीं न कहीं गंडमूल नामक इस जहर का असर इस व्यक्ति के शरीर में हमेशा मानसिक उत्तेजना, व्यवहारिक रूप से समझ में कमी, मानसिक तौर पर अशांत आदि लक्षण इसमें दिखते हैं गंडमूल के संदर्भ में। हाँ, लेकिन 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 हर चीजों में हमें लकीर के फकीर नहीं बनना है। हाँ भाई, गंडमूल में है, आपका देवर मर गया, वो तो हमें मारेगा। इसीलिए अब यहाँ कुछ 2 सिद्धांत को भी आप नोट करिए। यदि गंडमूल के होने के बावजूद भी कोई भी गंडमूल, जो 5 जो नक्षत्र है गंडमूल वाले, गंडमूल तो है, बताया गया देवर की मौत होने वाली है, सास ससुर के मौत होने वाली है, सब कुछ बता दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रमा विविध कारणों से शुभ प्रतीत होता है, क्योंकि चंद्रमा ही उस नक्षत्र में रहने से ऐसा होता है, गंडमूल होता है। मगर अगर चंद्रमा नवांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में या दूसरे डी चार्ट में अच्छे पोजीशन में है, नवांश कुंडली में भी शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ षष्ठांश में है, वो हम फिर बाद में सीखेंगे कि कोई भी ग्रह को शुभ कब माना जाए और अशुभ कब माना जाए। तो ऐसे कंडीशन में शुभ भाव में शुभ राशि और शुभ ग्रहों के दृष्टि में अगर होता है तो बहुत ऐसा देखा गया है जो गंडमूल है वो प्रभाव उसका जो है वो निस्तेज हो जाता है। और इसके विपरीत अगर
गंडमूल तो है, गंडमूल देने वाला चंद्रमा खुद ही पापी ग्रहों के साथ नीच स्थान में कमजोर होकर के अशुभ षष्ठाश्य में जितने भी जो अशुभ होने की जो स्थिति है उन सभी से पार होकर बेचारा बड़े दुखी होकर के बैठा हुआ है। तो समझ लो कि ऐसे कंडीशन में जो ये गंडमूल है उसका नेगेटिव इफेक्ट उस व्यक्ति में जरूर दिखाई देगा, चाहे वो गंडमूल शांति करे या ना करे, कुछ न कुछ उसका नेगेटिव प्रभाव उसके मानसिक उत्तेजना, शारीरिक नेगेटिविटी, इन कुछ न कुछ रूप में हमें जरूर दिखता है। तीसरे नंबर में एक सिद्धांत और लिखिए, यदि लग्न और लग्नेश, अब लग्न कौन है हमने बताया था, अगर ओम जी के कुंडली हमने देखा तो मिथुन राशि, मिथुन लग्न है उनका, जैसे कल परसों हम बात करते आ रहे हैं, फर्स्ट हाउस में जो राशि है वही लग्न है, और फर्स्ट हाउस में जो राशि उसका जो मालिक है वह उस लग्न का लग्नेश है। तो नोट करिए, लग्न और लग्नेश शुभ होकर के, शुभ यानी लग्न में शुक्र बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों का राशि है या वहां पर शुभ ग्रह है, शुभ संयोग है उधर, तो ऐसा देखा जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो गंडमूल का कोई खास असर उसमें नहीं होता। चंद्रमा कमजोर है मगर अगर लग्न बहुत अच्छा है तो भी वहां हम उस व्यक्ति के गंडमूल को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे। मनोज जी को आया आज समझ में? अब देखिए नक्षत्रों के मालिक यहाँ वो रह गया था, भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाखाड़ा शुक्र ग्रह का ये नक्षत्र है, वहां आपने देख लिया। कृतिका उत्तर फाल्गुनी उत्तराखाड़ा सूर्य का, रोहिणी हस्त श्रवण चंद्रमा का, मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा मंगल का, आर्द्रा स्वाति शतभिषा राहु का, पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद और हाँ पूर्व भाद्रपद गुरु का, और पुष्य अनुराधा उत्तर भाद्रपद शनि का, श्लेषा ज्येष्ठा और रेवती बुध नाम के ग्रह का मालिक है, या बुध इन ग्रहों नक्षत्रों के मालिक है। जब भी कभी इन नक्षत्र में कोई भी दूसरे ग्रह आएगा इसका मतलब है इस ग्रह के इनडायरेक्टली प्रभाव से वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने नक्षत्र के बारे में जितना समझ में आना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं, भविष्य को जानने वाला जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से कुंडली देखने की विधि सिखाना है। हमने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सिद्धांत में नहीं जाना है। तो जो मुख्य जो आज अविनाश जी को समझ में आया कि नहीं आज? जी सर आज का आया। ओम जी को आया कि नहीं? आया गुरुजी, आया। अब ये क्या है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये होगा। हाँ हाँ